नमस्कार, आदाब साथियों। डीबी डायलॉग में आपका स्वागत है और डॉक्टर उदित राज आपका भी स्वागत है डीबी डायलॉग में। हम सब जानते हैं कि देखिए, चुनाव आयोग ने तो अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बड़े तूफान मचे हुए हैं। केंद्र से बीजेपी तमाम लोगों को भेज रही है। वसुंधरा राजे कैंडिडेट होंगी राजस्थान में कि नहीं होंगी, अभी वो सस्पेंस बरकरार है। राजस्थान मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का भी यही स्थिति है। सिंधिया साहब नेपथ्य में है, दर्शक दीर्घा में है चुनाव में। बहुत सारे मुद्दे हैं और ऐसे राष्ट्रीय चुनाव जो 2024 में होने हैं उसकी भी सरगर्मी चालू है। तो इन तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, पूर्व सांसद और एससी/एसटी ऑर्गेनाइजेशन की जो फेडरेशन है, राष्ट्रीय फेडरेशन, उसके चेयरमैन डॉक्टर उदित राज हमारे साथ हैं। एक बार फिर स्वागत है उदित राज जी आपका। धन्यवाद जी नमस्कार जी, धन्यवाद आपका जी। डॉक्टर साहब, पहली शुरुआत तो देखिए जो संसद में हुआ, और आप भी एमपी रहे हैं, और संसद में जो रमेश बिधूड़ी ने अल्फाज इस्तेमाल किए और जिस तरीके से हेट स्पीच जो है वो व्हाट्सएप और टीवी स्टूडियो से अब वो संसद तक पहुंच गई है, और तो उस पे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? और अभी तक उसमें स्पीकर साहब ने कोई उस पे फैसला नहीं किया है। देखिए, ऐसा है प्रशांत जी, मैं धन्यवाद आपका और डीबी लाइव का, और आप लोगों के कारण जो गोदी मीडिया है वो उसको लोगों ने देखना कम किया, और इससे मजबूर होकर के कल मोदी जी ने अपना भी यूट्यूब लॉन्च किया है। जनतंत्र के पहरे हैं आप। असली मामले में अब पत्रकारिता सोशल मीडिया में जो इंडिविजुअल स्तर पर लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप हैं और राजीव रंजन श्रीवास्तव जी, बहुत सारे लोग हैं, वही कर पा रहे हैं। कारपोरेट हाउसेस तो इस देश में कारपोरेट हाउसेस अखबार और मीडिया चलाते हैं, जो बिजनेस हाउसेस मर्डॉक जो सबसे बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाला आदमी है, उसका व्यापार ही मीडिया है, यानी यही है। यहाँ पर तो इंडस्ट्रीज चलाते हैं अपने इंडस्ट्रीज को सेव करने के लिए, जी। डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए, आम जनता के खिलाफ राय पैदा करने के लिए। तो जो रमेश बिधूड़ी ने किया है वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो सहयोगी रहा हूँ। इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल आम वो करते रहे हैं, और उस समय कभी आवाज जाती थी, कभी नहीं जाती थी, नोटिस ज्यादा नहीं लिया गया जी। और ऐसे लोगों को तवज्जो भारतीय जनता पार्टी में दिया जाता है, जैसे कपिल मिश्रा है या अनुराग ठाकुर है, प्रवेश वर्मा है, गिरिराज सिंह जी हैं और प्रज्ञा ठाकुर हैं और बिधूड़ी जी हैं। ऐसे तमाम लोगों को तवज्जो दिया जाता है। आई वास के लिए कभी कभी यह कहा जा सकता है कि या नोटिस इशू कर दे, लेकिन मन में खुश रहते हैं, क्योंकि इससे ध्रुवीकरण होता है। वास्तव में देश की हालत इतनी खराब है कि यह भी कोई ताजुब की बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में किसी ईसाई मुसलमान को या दलित को पार्लियामेंट में न मार दें, वो स्थिति आ गई है। और तो एक तो यहाँ से है एक हिस्सा, अब प्रमोशन हुआ है एक तरह से रमेश बिधूड़ी जी को, आगे चल के प्रमोशन हो सकता। हाँ, उनको टोंक का प्रभारी बना दिया गया है, टोंक का प्रभारी भी बना दिया गया है। देखिए डॉक्टर उदित राज, देखिए मतलब बीजेपी ये करती रही है, आरएसएस ये करती रही, और आपने तो 5 साल उनके साथ बिताए हैं।
लेकिन मुझे हैरत है कि स्पीकर की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये हैरत की बात है। दानिश अली साहब से मेरी बात हुई, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया 3 दिन पहले, और वो बहुत आहत है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो अगर इस्तीफा भी दे सकता हूँ, सोच रहा हूँ। तो स्पीकर का जो कंडक्ट है वो बड़ा हैरत में डालने वाला है। अभी तो क्या है कि जब मैं कभी भी बोलने उठता था तो मेरी स्पीच शुरू होते ही यानी स्पीकर मतलब रोकने का प्रयास करने लगते थे और भाषण पूरा होता नहीं था, उसके पहले हमारा माइक म्यूट हो जाता था। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं अप्रिय विषयों पर संसद में बोलता था, इनके लिए अप्रिय था, जैसे आरक्षण के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, महंगाई या SC/ST के ऊपर, न्यायपालिका, ऐसे मुद्दों को लेता था। तो यह स्थिति है और इसीलिए आज सबकी जरूरत है। इंडिया अलायंस या राहुल गांधी जी की ही केवल आज जरूरत नहीं है, पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जी, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा कि नहीं बचेगा। एक सवाल आपने और किया था, उसका मैं जवाब दे दूं। जैसे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, तो ये 2024 के बाद की भी सिनेरियो को मोदी जी ठीक ठाक करके चल रहे हैं। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर न बन पाए या सीटें कम आए, तो जो चुनौती देने वाले नेता हैं उनको सबको निपटा देना, चाहे शिवराज चौहान हो, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र तोमर हैं या इधर वसुंधरा राजे हैं। और आश्चर्य होता है, दूसरे दल में होता था जरूर बगावत के सुर हो जाए तो उड़ी गए होते, ये बोल नहीं रहे जी। और आश्चर्य होता है RSS के ऊपर भी। जब नेता ही नहीं, एक आदमी या दो आदमी ही बीजेपी चलाएंगे और सेकंड रैंक की लीडरशिप या समानांतर लीडरशिप रहेगी ही नहीं, तो RSS भी अंकुश नहीं लगा पाएगा। अभी तो RSS बैलेंसिंग स्थिति में रहती है, अब तो बहुत कम हो गई है, कि जैसे बड़े बड़े नेताओं को जो मोदी जी से ज्यादा बड़े नेता थे एक समय में, उनको निपटा दिया जा रहा है और ये देखते जा रहे। अरे भाई, वसुंधरा राजे जी का और डॉक्टर रमन सिंह का और शिवराज सिंह चौहान जी का, इन्होंने ही तो प्राइम मिनिस्टर बनाया मोदी जी को। 2013 में इतना भयंकर रिजल्ट दिया था कि उसके वजह से 2014 में मोदी जीत गए, अपने राज्यों में भारी बम्पर जीत दिलाई थी, और आज उन्हीं को इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो बीजेपी इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा चलाई जा रही है, या तो डिक्टेटर के द्वारा, और एक डिक्टेटर के सामने किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हालांकि अंदर अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 95% लोग अंदर अंदर बहुत ही दुखी हैं। कार्यकर्ता अलग बात है कि कार्यकर्ता भाषण से, प्रचार से और मीडिया से प्रभावित होता, जो लीडरशिप है उसको मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। जी, लेकिन केवल तो दुखी होने से डॉक्टर उदित राज जा काम रहे नहीं चलता, उनको 3 बोलना राज्यों पड़ेगा। में, फिर भी मुझे नहीं लगता कि चुनाव जीत पाएंगे। जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं, मतलब राहुल गांधी भी कई बार कहते हैं, आप लोग भी आरोप लगाते हैं कि डिक्टेटरशिप है, 2 लोगों का शासन है और पीछे से 2 लोग और हैं। ये बातें विपक्ष की तरफ से आती हैं, मोदी साहब और अमित शाह और अडानी अंबानी को के संदर्भ में। अब आप ये कह रहे हैं, और वो विपक्षी दलों पे एजेंसियों का खौफ, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अब ये बताइए, आपके मुताबिक बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर भी ऐसे ही खौफ है
क्योंकि आपके तो तमाम सारे मित्र होंगे, आप तो वहां रहे हैं 5 साल। देखिए, वहाँ स्थिति ये है कि जो लीडरशिप है वो तो बड़ा जी दुखी है, लेकिन कैडर क्या होता है वो तो उसको तो कुछ पता ही नहीं होता। और धर्म की चाशनी इतनी जबरदस्त होती है पाखंड की कि आम लोगों को यह बताना, देखो मोदी जी के पहले योगा दिवस कभी हुआ था? भारत का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, देखो मंदिर बन रहा है। और इसके अतिरिक्त भी जो फिलोसफिकल कोर है हमारे जमीन का, हमारे धरती का इस देश पे, इसीलिए कभी रिवोल्यूशन नहीं हुआ भारत में। जो भी आक्रांता आए इस देश में आराम से हुकूमत करते रहे, रह गए, चले भी गए। इस देश में कभी क्रांति हुई नहीं। वजह क्या है कि हर आदमी को ये समझा दिया गया कि देखो तुम्हारा जो पहले का जीवन है उसी के हिसाब से वर्तमान जीवन है, और वर्तमान जीवन में जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। आपकी बात से ही मैं बात निकालता हूँ डॉक्टर उदित राज। एक बात और कहना चाहूंगा। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। दूसरी बात यह है कि कोई ज्यादा प्रयास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो किस्मत की बात है। और एक और बात, कह रहे जिस देश में गंगा बहती हो, जिसमें नाली झरने हो, जिस देश में गणेश जी हो, एक उदाहरण दे रहा। जी जी, वो बड़ा वो देश महान। ये तो सौभाग्य है कि इस धरती पे पैदा हुए हो। ये अजीब सी बात है भाई। नदी कहाँ नहीं है? मैं गांव की बात, मैं गांव में पैदा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जी जी। और तीसरी बात है, अरे भाई इस जीवन में क्या रखा है? सब मोह माया है। अरे इस जीवन में तपस्या करना चाहिए। इस देश में प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, वेल्थ का डिनायल है। गरीबी को लोग ग्लोरीफाई किया जाता है, तपस्या को किया जाता है, सफरिंग को किया जाता है, और वंचित होने के लिए महान कहा जाता है। तो लोग अभी क्या है कि अरे अगले जीवन का सोचना चाहिए, असली जीवन तो वहां है स्वर्ग का। तो इसके अंदर समाज जनता फंस गई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तपस्या तो डॉक्टर उदित राज ऐसी हो रही है कि उज्जैन में एक नाबालिग लड़की खून से लथपथ बलात्कार की शिकार, और उसकी मदद करने कोई नहीं आया। दिल्ली में खंबे में बांध के एक आदमी को मार दिया गया सिर्फ प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि वो दूसरे धर्म का था। तो ये कौन सी तपस्या है? ये तो कोई तपस्या नहीं है, ये तो अपराध है और विकृत मानसिकता है, कायरता देखिए है। ऐसा है प्रशांत जी, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल। अगर वो लड़की 2.5 घंटे तक खून से लथपथ, जिसके ऊपर दुष्कर्म हुआ है, मदद मांग रही थी, कोई मदद नहीं दी। अगर कहीं गाय के कटने का या मंदिर में अपवित्रता की बात होती, धर्म की बात होती, हिंदू मुसलमान की बात होती, एक जाति के बनाम दूसरे जाति हजारों लाखों लाठी डंडा लेकर के पहुंच जाते। इतना क्रूर समाज दुनिया में कहीं हो सकता है? जी, क्रूरता की पराकाष्ठा। और क्रूरता है नहीं, हजारों वर्ष से अगर 10 जातियों का गांव है, 20 जातियों का गांव है, हर जाति के अलग अलग कुनबे हैं। इंसानियत है यहाँ पर। इसी को सनातन कहते हैं क्या? आज हजारों से व्यवस्था चली आ रही है। तो ये धर्मांधता, क्रूरता भी बहुत ज्यादा हद तक को आदमी के अंदर पैदा कर देता है। आपकी बात सही। देखिए उदित राज जी, मैं एक सवाल पूछूंगा कि दक्षिण में नहीं दिखाई देता, कम दिखाई देता है, और अभी आप शुरुआत में ही बातें कर रहे थे कि उत्तर भारत में बहुत सारे सुधारवादी कार्यक्रम नहीं हुए, और मैं जनरल ट्रेंड देखता हूँ। जनरल ट्रेंड ये है कि 20वीं शताब्दी में जहाँ जहाँ सुधारवादी आंदोलन नहीं हुए,
या जहाँ सुधारवादी आंदोलन हुए तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, जहाँ फुले साहब हुए, जहाँ अम्बेडकर हुए, या केरल में, या पेरियार हुए तमिलनाडु में, ये जो जमीनें हैं, ये जो भूगोल है, वहाँ आरएसएस की पैर नहीं जम पाए। आरएसएस वही काम कर पाई उत्तर भारत में जहाँ बड़े सामाजिक आंदोलन नहीं हुए। अब आप एक संविधान सब के लिए एक नवंबर के महीने में कर रहे हैं दिल्ली में, रामलीला मैदान में। सुधारवादी आंदोलन उत्तर भारत में क्यों नहीं हो पा रहे हैं? यहाँ पे काशीराम हुए, यहाँ तमाम सारे लोग हुए, लेकिन वो पेनिट्रेशन समाज में क्यों नहीं हो पाया उत्तर भारत में? दो हिस्सों में जवाब दूंगा जी। एक बार बीजेपी के बहुत बड़े नेता मेरे साथ ट्रेवल कर रहे थे, तो हमने कहा दक्षिण भारत मतलब वहाँ पर कैपिटा इनकम, वहाँ का जीवन स्तर, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की आईटी एजुकेशन नॉर्थ इंडिया से बहुत आगे है। उसका कारण आप जानते हैं क्या है? कहा क्यों? हम कहा उसका कारण है कि वहाँ सामाजिक सुधार के आंदोलन चले, और दूसरा कारण यह है कि वहाँ रिजर्वेशन 70% तक है। तो जो यह कहा जाता है कि रिजर्वेशन से बैकवर्डनेस आती है या प्रोडक्टिविटी के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ता है, ये भ्रम टूट जाना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में सामाजिक सुधार के आंदोलन चले नहीं। नॉर्थ इंडिया में अगर किसी ने बदलाव किया, सबसे बड़ा अगर उसका असर है तो यह शेड्यूल कास्ट कर्मचारी का है। और काशीराम जी न होते अगर शेड्यूल कास्ट का कर्मचारी न होता, पैसा उसने दिया, गांव गांव प्रचार भी उसी ने किया, दिमाग उसी ने दिया, बाम से आंदोलन वहीं तो सफल होते हैं कि आपका कहाँ जहाँ कार्यकर्ता की आप कैडर खड़ा कर सके। और कैडर वही बन सकता है जो पढ़ा है, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, वही आगे कर सकता, भूखा पेट वाला नहीं कर सकता है। तो सबसे ज्यादा जिस अंबेडकर को 1980 तक नॉर्थ इंडिया में जानते नहीं थे हम लोग, बचपना में इवन 10th क्लास तक हमें नहीं पता था। जैसे ही वो रिजर्वेशन का बेनिफिट या एम्प्लॉई जब वो गया प्रशासन के अंदर, शासन के अंदर गया, तब देखा, पढ़ा लिखा, तब अपने गांव को मैसेज देना शुरू किया। तो उससे एक आंदोलन तो बना जिसको वजह से आज बीजेपी रुकी हुई है। बीजेपी मुस्लिम और ईसाई भी और कुछ सेकुलर और दलित, यही 3-4 लोग स्वाभाविक रूप से रोक रखा, वरना ये सरपट दौड़ जाती। अब अलग यह है कि ओबीसी, जिस ओबीसी का विरोध बीजेपी ने किया, आरक्षण 2 बार ओबीसी को मिला है, बड़ा आरक्षण मिला है बीपी सिंह जी ने जो मंडल कमीशन की सिफारिश किया था उससे, और दूसरा आरक्षण एक अर्जुन सिंह जी थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने हायर एजुकेशन में ओबीसी को आरक्षण दिया। दोनों का आरएसएस बीजेपी ने विरोध किया, और विडंबना है कि ओबीसी उन्हीं का साथ दिया। लेकिन अब जाति जनगणना का मामला है, और राहुल गांधी ने जो ये बात संसद में उठाई, ये बड़ा जोरदार गई है महिला आरक्षण बिल के पर कि ओबीसी की भागीदारी कहाँ है। तो कांग्रेस के द्वारा, राहुल जी के द्वारा, खड़गे जी के उठाने की बात का एक व्यापक असर पड़ा जो रीजनल पार्टीज नहीं कर पाई। अच्छा, आपको तो लगता है डॉक्टर साहब, अगर ये चेतना जगती है तो इससे आरएसएस और बीजेपी को रोक पाएंगे इसमें ही। अगर सामाजिक न्याय की बात आगे जाती है, सामाजिक न्याय की बात तो बिहार में टिकी रह गई, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं रही? उत्तर प्रदेश में भी हो जाता है। जो बीएसपी, अगर बीएसपी पैदा न होती तो बीएसपी ने क्या किया कि आरएसएस बीजेपी को इनडायरेक्टली मजबूत किया, वरना बीजेपी कहीं थी ही नहीं उत्तर प्रदेश। अरे बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद में भी बीजेपी नहीं जीत पाई वहां। कांग्रेस, बीएसपी ने कांग्रेस को कमजोर किया। अब कांग्रेस की जगह ले लिया
अगर बीएसपी मजबूत रहती तो कोई बात नहीं, वो भी मजबूत नहीं रही, कांग्रेस को भी कमजोर कर दिया, बीजेपी आ गई। बिहार में स्थिति नहीं रही। बिहार में भी अगर बीएसपी जैसी कोई ताकत वहां होती तो क्या है कि शुरू में तो क्या होता, कांग्रेस का वोट खाते और अंत में खुद कमजोर हो जाते और बीजेपी वहां भी मजबूत हो जाती। उदित राज जी, अब उत्तर प्रदेश की अगर बात हो रही है, और अभी मैं हाल में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश अवध के इलाके में था, और मुझे इंडिया गठबंधन का काफी नाम वहां सुनाई दिया। और खासकर मैं ये देखने गया था कि घोसी का जो चुनाव हुआ और जिसमें बड़े मार्जिन के साथ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन कहूँ, क्योंकि कांग्रेस भी वहां प्रचार कर रही थी, उनका कैंडिडेट जीता 43,000 वोट से। तो मैं देखने गया था कि क्या वो केवल स्थानीय कारण थे या ये कोई एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। बात उत्तर प्रदेश की आ रही है अगर, और उत्तर प्रदेश से ही 80 सीटें हैं, 62 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं और 2 और यानी एनडीए की 64 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जब तक आप उनको बड़ी चुनौती नहीं देंगे, जब तक दिल्ली का रास्ता आता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती बगैर मायावती के संभव नहीं लगती। मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस को के खिलाफ माहौल, काशीराम जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को संसद में नहीं घुसने दिया, जबकि ऐसा नहीं। बिफोर पार्टीशन डॉक्टर अंबेडकर जब चुनाव हार गए थे वहां से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, खुलना से चुनाव जीत के आए। उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस ने धोखा दिया, संविधान वही है। अब 10 साल से पता लग गया कि संविधान वही है। आज संविधान भी खतरे में, आरक्षण भी खतरे में, नौकरी भी खतरे में, शिक्षा भी खतरे में। तो जो और दूसरा आरोप लगा है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हराया, तो कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता, सब जीतने के लिए लड़ते। और दूसरी बात है कि बाबा साहब को चुनाव कांग्रेस से नहीं हारे थे, डांगे जो सीपीआई के लीडर थे उनसे हारे थे। ये सब दुष्प्रचार जो भी रहा उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश पे किया है। तो हुआ क्या कि एक ध्रुवीकरण बना कि अरे भाई, दलितों ने सोचा कि बहुजनों ने सोचा चलो अपना दल होगा, अपनी पार्टी, अपना राज, अपना सत्ता होगा। लेकिन उसका परिणाम यह कि बीजेपी बढ़ी। और जो आप अभी घोषी की बात कर रहे हैं, इसका असर है, इंडिया अलायंस का असर है, और जनता लड़ी है। वरना उपचुनाव सरकार का होता है। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगाए गए थे, 30 मिनिस्टर थे, 60 एमएलए थे, वहां जनता चुनाव लड़ गई। घोसी में चुनाव, वरना वो जोर जबरदस्ती से जीत लेते, बेईमानी से जीत लेते, घर घर बैठकर की जीत लेते। तो जो घोसी का जो चुनाव की बात आपने कही है, उसके हिसाब से बीएसपी को भी कमजोर हो गई। बीएसपी अब इतनी मजबूत नहीं रह गई। अगर कांग्रेस ठीक से काम करे तो बीएसपी 2% 3% पर आ जाएगी। नोटा, बीएसपी ने कहा था नोटा दबाओ, नोटा का 20-2200 वोट आया। तो मतलब है कि बीएसपी यहाँ आके खड़ी हुई है। बीएसपी में अब ज्यादा जान नहीं रह गई, ताकत नहीं रह गई। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर मैनेज कर ले ढंग से, और कांग्रेस वहां पर उत्तर प्रदेश में ढंग से काम कर ले, तो बीएसपी का सफाया इस लोकसभा में हो जाएगा। और किसी भी हालत में सुश्री मायावती हैं, वो बीजेपी को ही हमेशा ताकतवर बनाएगी। अब इससे ज्यादा प्रशांत जी, इससे ज्यादा क्या बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है? अरे जब आपका संसद का उद्घाटन हो रहा, बिल्डिंग का नई उद्घाटन हो रहा, जिस विचारधारा के खिलाफ मानवर काशीराम राम लड़े थे और जिस सेकुलरिज्म की बात विचारधारा के खिलाफ बाबा साहब लड़े थे, मायावती जी ने उन्हीं को सपोर्ट किया। द्रौपदी जी को नहीं बुलाया, मायावती जी मोदी जी के साथ खड़ी रही। मायावती जी
हमेशा खड़ी रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने कहा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी न जीते चाहे बीजेपी जीत जाए, उसका क्या असर पड़ा। और अगर उस समय ऐसा बयान न दिया होता, अपना वोट बीएसपी का वोट जगह जगह पर टैक्टिकली ट्रांसफर बीजेपी को न होता, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2022 में हार थी। तो 2024 में स्वाभाविक रूप से मोदी का रथ रुक जाता। तो ये जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का जो तलवार लटकी हुई है, उसके वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी है नहीं जो एक व्यक्ति को मैनेज कर लो, तो सारा पार्टी मैनेज हो रही है। तो डेमोक्रेसी होती तो मैनेज ना हो पाता। अभी क्या है कि तलवार लटकी हुई है परिवार के ऊपर, मायावती जी के ऊपर। तो किसी भी हालत में बसपा अंततः बीजेपी को ही मजबूत करने का काम करेगी। बीएसपी को निगलेक्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इसकी समाप्ति तय है। इसको अगर नहीं किया तो ये हमेशा इनकी यही स्थिति तो रहेगी। मतलब आपके हिसाब से डॉक्टर उदित राज, तो बीजेपी की जो मीडिया होती है, जी जी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, वो इसलिए बीजेपी वाले करते हैं कि ताकि दलित वोट मायावती जी के पास में रहे, चूंकि स्वाभाविक रूप से बीजेपी के साथ नहीं जाता। तो बीएसपी को जिंदा रखना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वोट स्वाभाविक रूप से बीजेपी के साथ नहीं जाता है तो अंततः न कांग्रेस के पास भी न जाए और सपा के पास भी न जाए। यह है सच्चाई उत्तर प्रदेश की। मतलब आपके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे बंद हैं? दरवाजे हम नहीं बंद किए, वहां से सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। अब इससे अच्छा क्या है, हम क्यों बंद करेंगे। अरे इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो सकता है कि जब क्रुशियल चुनाव 2022 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश का हो रहा है और मायावती जी का बयान आता है कि समाजवादी पार्टी न जीते बीजेपी भले जीत जाए, तो क्या है। हर मुद्दे पर तो पार्लियामेंट में साथ खड़े रहे, कभी कभार कोई बयान आ जाता है। वो जैसे एमआईएम का ओवैसी को इन्होंने छोड़ रखा है कि जाके माहौल खराब करो, और जब माहौल खराब हो जाता है उनका फायदा होता है। तो कभी कभार इनका बयान आ जाता है, वो भी पढ़ दिया जाता है, लेकिन सारे मैटर पे बीजेपी के साथ ही हैं और बीजेपी से बाहर निकल नहीं सकते जी। हम तो चाहते हैं कि वो आए, मायावती जी आए, हम तो स्वागत करते हैं। तो उनसे कोई डायलॉग तो एस्टैब्लिश हो। डायलॉग किसी की हिम्मत है। अरे 2011-12 में जब मैं अपनी पार्टी इंडियन जस्टिस पार्टी चलाता था तो मुरादाबाद बड़े सम्मेलन में कहा बहन जी से बातचीत तो करो। तो हमने कहा किसी का है हिम्मत बात कराने, कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है उनसे, बड़ा मुश्किल है। आप ही करें। अरे पत्रकार लोग ही ज्यादा हद तक कम्युनिकेशन का सेतु बनते हो, बनना भी चाहिए। कोई बनने को तैयार है नहीं। पत्रकार तो देखिए जनता और नेता के बीच में सेतु होता है, पत्रकार दो पार्टियों के बीच में सेतु कैसे बनेगा। परिस्थिति के हिसाब से क्यों नहीं बन सकते। नहीं। और अच्छा आगे चलते हैं। सिटीजन में इंफॉर्मेशन है, एक्सेस है, क्यों नहीं हो सकता। उदित राज जी आगे चलते हैं। बस जी जी, देखिए बीजेपी के बारे में मेरा जो असेसमेंट है कि जो बीजेपी हिंदुत्व जो है वो बीजेपी का प्रचार है। असल में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग में जीतती है। तो एक तो दर्शकों को जरा सोशल जस्टिस और सोशल इंजीनियरिंग का फर्क हम बताएं, और दूसरा कि बीजेपी अगर सोशल इंजीनियरिंग में जीतती है तो वो सोशल इंजीनियरिंग इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कर रहा है, एक बात। दूसरी बात कि आपने उत्तर प्रदेश की, अभी मैं उत्तर प्रदेश पे टिका हुआ हूँ क्योंकि वो महत्वपूर्ण राज्य है, दिल्ली का रास्ता वहीं से जाता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टियों से तो आपने इंडिया गठबंधन बना लिया, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस मिलके, लेकिन तमाम वहां पे छोटी पार्टियां हैं।
चाहे वीआईपी है, चाहे वो राजभर की पार्टी है, चाहे वो अपना दल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अलग पार्टियां हैं, बुंदेलखंड में भी अलग पार्टियां हैं। ये छोटी छोटी पार्टियां एक एक लोकसभा सीट में 20,000 25,000 वोट भी ले आती हैं कई बार। तो कांग्रेस का, या तो कांग्रेस तमाम सारे अति पिछड़ा और दलित जातियों के अपने नेता खड़े करे जो कि कम है, और दूसरा, या आप गठबंधन करें। तो कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग का जवाब, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का जवाब कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग नहीं करती। ठीक है, अगर तो क्या उसका जवाब क्या आपके पास? सोशल इंजीनियरिंग नहीं करती है और सोशल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। और 2013 में जब अमित शाह जी गए उत्तर प्रदेश में, आपकी आवाज चली गई है प्रशांत जी। जी, अब बोले बोले। 2013 में जब अमित शाह उत्तर प्रदेश में प्रभारी बन के गए तो इन्होंने वही काम किया जो काशीराम जी किया करते थे। जो जनाधार वाले छोटे छोटे दल थे, जातियों के नेता थे, उनसे संवाद करके और पूरी गणित बदल दिया। तो अब कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वास्तव में वो जाति की पॉलिटिक्स नहीं है, सीधा है विचारधारा की पॉलिटिक्स है। और बीजेपी ऊपर से कहने को तो है कि अरे जाति का कोई जाति की पॉलिटिक्स या जाति की राजनीति से नफरत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जाति की राजनीति में इतने माहिर है कि कोई आगे इनके नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि पिछले यानी 2022 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो 7 जो प्रमुख दलित की जातियां थी, पूरे देश से उन जातियों के नेताओं को ढूंढ ढूंढ करके लाया गया। उन 7 जातियों के सम्मेलन प्रदेश से लेके जिला और तहसील और ब्लॉक लेवल तक का डाला है। मान लीजिए कोई वाल्मीकि समाज का है तो दिल्ली का वाल्मीकि, फैजाबाद के वाल्मीकि के गांव में पहुंचा दिया उसने। कोई खटीक है तो मेरठ का खटीक अगर है, मेरठ में खटीक है तो आगरा वाला कोई खटीक या दिल्ली का पहुंचा दिया, उसी की बिरादरी को खोजा। इतनी महीन उनकी सोशल इंजीनियरिंग होती है। लेकिन न मीडिया पे डिस्कशन हो, न अखबारों में आए, और लगातार जो काम करते हैं उसको नकारते भी रहते हैं। अरे हमारा तो हिंदू राष्ट्र की बात है, सारे हिंदू एक हैं, अखंड भारत, नारे ऊपर से अखंड भारत रहेगा, और समरसता की बात रहेगी। अंदरूनी जाति समीकरण के माहिर है, इनसे बड़ा इस समय सोशल इंजीनियरिंग करने वाला नहीं है। अभी हाल में परिवर्तन जो आया है कांग्रेस में, अगर इसको ढंग से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, जो राहुल जी ने संसद में बोला या जो प्लेनम हुआ कांग्रेस का, उसमें कहा कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और ओबीसी की लड़ाई को ढंग से लड़े। केवल लड़ाई को ही न लड़े, ओबीसी एससी एसटी जो वोकल है, जिसके पास जनाधार है, उसको लाना पड़ेगा। अमित शाह मोदी ने क्या किया कि जिसके पीछे 1 लाख 2 लाख वोट है, आ जा भाई तू, जिसके पास उसकी जाति है आ जा भाई। बीच में फिर प्रदेश अध्यक्ष या कोई और अड़ंगा नहीं लगाया, सीधा बुला लिया, चल भाई। क्योंकि पार्टी के चैनल के थ्रू आते तो वहां का चाहे वो जिले का नेता बीजेपी का हो गया, प्रदेश का नेता, वो आने ही नहीं देगा। तो इनकी इतनी मास्टरी है कि डायरेक्टली इनको, जैसे अभी दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को सीधा बुला लिया। अब कांग्रेस में क्या कहते, प्रभारी से पूछ लो, प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लो, जिला अध्यक्ष देख लीजिए,
और यहाँ पर उनसे मिल लो, जनरल सेक्रेटरी से मिल लो, ये बाधाएं हैं। विचार अच्छे हैं कांग्रेस के, विचारधारा सबके लोग के चलती है, लेकिन ये जाति समीकरण और में उसको कोई ज्यादा विश्वास नहीं है। और एक दूसरी बात है कि अति जनतांत्रिक है कुछ मामले में, कि जो कुछ लोग हैं वो मतलब अपने चश्मे से ही देखते हैं। लेकिन जो बड़ा परिवर्तन राहुल जी ने दिया है, एक समय में हो सकता राहुल बाद के नाम से जाना जाए आगे चलकर, उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। और खड़गे जी तो है ही हैं इस पृष्ठभूमि से, तो कांग्रेस का काया कल पलट सकता, बशर्ते एक्टिविस्ट होना चाहिए और मास बेस लीडर होना चाहिए। SC ST OBC इस समय भारी पैमाने पर उनको भरना चाहिए। बीजेपी में क्या होता है, खोजते हैं, यहाँ पर दरवाजे पर लोग भी आकर के वापिस चले जाते हैं। अभी आपने अर्जुन सिंह का नाम लिया था, विचारधारा बहुत है, अभी जो परिवर्तन बहुत बड़ा आया है, तो उसके हिसाब से इस पार्टी को बहुत सफलता मिलनी चाहिए। जी, अभी आपने नाम लिया था अर्जुन सिंह साहब का। अर्जुन सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने OBC का आरक्षण एजुकेशन में मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू की थी, और उससे बहुत बड़ा छलांग हमारे पिछड़े वर्ग और वंचित समाज के लोगों को मिला शिक्षा के क्षेत्र में। और वो पीढ़ी अब आ भी गई, वो पीढ़ी अब वो एक वाइट कॉलर में या बुद्धिजीवियों में या पत्रकारिता में वो पीढ़ी वहां से लाभ लेकर अब आ भी गई है, मुख्य धारा में आ गई है। मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि बीजेपी माइक्रो लेवल पे जाके जातियों के साथ इक्वेशंस और उनके नेताओं को इंगेज करती है। कांग्रेस ने, आपने बताया और हम लोग देख भी रहे हैं कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय वाली राजनीति में अब कदम रखा है ठीक से। अर्जुन सिंह के बाद बड़ा लंबा गैप आया और वो अब ठीक से कदम रखा कि उन्होंने महिला आरक्षण में OBC के अंदर OBC कैटेगरी क्रिएट करने का बात की, जातिवार जनगणना की बात की। ये नीति के तौर पे तो अच्छा है, लेकिन जब तक वो जमीन पे नहीं जाएगा, उसके नेता नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो कैसे होगा। आपने खुद ही कहा कि कांग्रेस के अंदर तमाम सारी लेयर्स हैं, नेता और प्रभारी और ऑफिस बेरर, और ये जो लेयर्स हैं ये नीचे के कार्यकर्ताओं को और नीचे के लोगों को हतोत्साहित करती है। तो कैसे होगा ये 2024 तो अब आ गया सर पे। बड़ा आपका जो प्रश्न है बहुत ही रेलिवेंट है, सार्थक है, इसको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। और जहां तक अर्जुन सिंह जी की बात थी, उनका इंडिविजुअल कमिटमेंट था, पार्टी का लाइन उस समय ऐसी नहीं थी। अब तो पार्टी की लाइन बन गई, बड़ा आसान हो गया है, चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए अब मुश्किल नहीं रह गया, क्योंकि पार्टी की लाइन ही हो गई। बशर्ते क्या है कि भारी पैमाने पर रिक्रूटमेंट की जरूरत है, जिसके पीछे उसका जाति जमात और समाज है, जिसकी अपनी पहचान है, जिसको वो समाज अपना नेता मानता है। ऐसे कम से कम 100-150 बड़े एक्टिविस्ट या लीडरों को इस समय नॉर्थ इंडिया से रिक्रूटमेंट कर देना चाहिए, और पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाए। एक विवाद अभी खड़ा हो गया मनोज झा साहब के पार्लियामेंट में स्पीच को लेकर, और उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जो बड़े प्रसिद्ध कवि हैं उनकी कविता पढ़ दी, ठाकुर का कुआं। अब उसमें, और हालांकि उन्होंने खुद भी कहा कि मैं भी तुलसी ठाकुर में शामिल हूं, तो उसको लेकर बहुत विवाद बीजेपी खड़ा कर रही है। ये जो बीजेपी की दोहरी आरएसएस की और बीजेपी की जो दोहरी वो है कि एक तरफ तो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, फिर उनको ठाकुर के कुआं से भी प्रॉब्लम है, और ठाकुर का कुआं क्यों नहीं है।
आज भी वो कविता सार्थक है। रोज अखबारों में सुर्खियां मिलती हैं कि कुएं में पानी देने से रोका गया। 40% एक उदित राज जी, एक थिंक टैंक है अमेरिका में, इक्वलिटी लैब्स, वो अम्बेडकर वादियों का वहां पे है थिंक टैंक, उनकी एक कैलिफोर्निया। रिपोर्ट है जी। अब वो इक्वलिटी लैब्स की एक रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की तरह दलितों के खिलाफ भी हेट स्पीच है, और उस हेट स्पीच का 40% हिस्सा एफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण को लेकर होता है। और इसमें अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि आरक्षण के विरोधी कौन है, तो आपको वो सारे लोग आपको बीजेपी आरएसएस के समर्थक भी दिखाई देते हैं। तो ये बड़ा दोहरा चरित्र है। अभी हम रोज खबरें पढ़ते हैं कि मूछ रखने पे मार दिया, घोड़ी चढ़ने पे दूल्हे को मार दिया, पुलिस लगानी पड़ती है कोई दलित अगर बारात में घोड़ी पे चढ़ के जा रहा हो। इस समाज को मनोज झा अगर पार्लियामेंट में ओम प्रकाश वाल्मीकि ठाकुर का कुआं पढ़ते हैं, उसको उससे दिक्कत है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि मीडिया का रोल बहुत बड़ा मानता हूँ। ज्यादातर जो आस्था की बात है, आस्था ही कहेंगे या जाति सम्मान की बात है, इसलिए लोग इस तरह की ऊट पटांग की बातें या कोई आग लगाने वाली बात कहते हैं, क्योंकि वो हीरो बन जाते हैं। और आज फिल्में बनाना मुश्किल हो गया। फिल्म में कोई एक शब्द ऐसा निकल गया और किसी आदमी ने बोल दिया तो मीडिया ने प्रचार कर दिया, और कोई हत्या मर्डर हो गया, मीडिया ट्रायल। इसमें क्या है कि न्यूसेंस को महत्व बढ़ता है। अब वो बोला तो मनोज झा ने सही बोला है, संदर्भ में बोला है, और ठाकुर तो नाई समाज के लोग भी लिखते हैं और बड़े पैमाने पर लिखते हैं। तो ठाकुर राजपूत ही अपने आप को क्यों मानते हैं भाई? लेकिन मीडिया हवा देती है इन चीजों। रोजी रोटी के मुद्दे को हवा नहीं मिलेगी, बेरोजगारी को नहीं हवा मिलेगी। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि आपको कोई तीखा बयान देना चाहिए, तीखा बयान में हीरो बन जाएंगे। और मीडिया ऐसे शब्दों से बुलवाना चाहती कि कोई एक शब्द ऐसा बोल दो जिससे आग लग जाए। तो बहुत हद तक जिम्मेदारी। अब एक फिल्म थी ना, वो कर्णावत, वो केवल मीडिया कर्णावत थी, किसी ने लिख दिया बस, और टेलीविजन में चल दिया, अखबार में चल दिया, ले लाठी, लोग पीछे पड़े हुए, सच्चाई भी नहीं जानते। तो ये भी एक बात है। तो मनोज झा जी ने जो किया तो बहुत सही किया। दूसरी बात है कि बीजेपी को देखिए, ये किसी सनातन धर्म और किसी में विश्वास नहीं करते। कई ऐसे नेता हैं जो अंदर नास्तिक भी हैं, कई ऐसे नेता हैं खूब मटन मीट सब खाते हैं। मोनिका भट्टी एक को टिकट दिया इन्होंने, मध्य प्रदेश। उनके पिताजी रावण के पुजारी थे और रामायण को जलाया। एक तरफ तो जब उदयनिधि स्टालिन बयान देते तो कहते सनातन धर्म के खिलाफ है, दूसरा जो रामायण को जलाया, रावण की पूजा करता, उसकी बेटी को टिकट दिया। इनको धर्म और हमसे कुछ लेना नहीं, धर्म को इन्होंने माध्यम बना रखा। ये इतनी क्रूक ऑफ ब्रूट फोर्स है, पता नहीं ये कैसा भारत बना रहे। क्या इनकी औलादे यहाँ नहीं रहेंगी? क्या आने वाली जनरेशन इनमें ये नहीं रहेंगे? ये कैसे दुष्ट प्रकृति के लोग हैं भाई। कितने अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे? ये तो आप जान लीजिए, ज्यादातर लोग प्रशांत जी, इनके तो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, उसी अंग्रेजी मीडियम का विरोध करते हैं, और ज्यादातर लोग विदेश सेटल होते जा रहे हैं।
और कहेंगे भारत माता की जय। अपने बच्चों को सेटल कराने वहां चले जाते हैं कि वापस नहीं आ जाए, यहाँ आकर विश्व गुरु बनते हैं। तो इनके कोई चरित्र नहीं, ना इनको धर्म वरम से कुछ लेना नहीं। ये मनुवाद एक ऐसी चीज है कि मानवता का दुश्मन। जैसे वो लड़की है, 2.5 घंटे तक लोगों से मदद मांगती रही, उसके ऊपर बलात्कार किया, खून से लथपथ थी। किसी का दिल पसीजा? इस देश में नहीं पसीजेगा। आदमी सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है और तड़प रहा है, कोई शायद ही रुके, धड़ाधड़ गाड़ियां चली जाती है। ऐसा संवेदनहीन समाज कहीं है? अब इसको कह दिया जाए, कहेंगे अरे हम तो वसुधैव कुटुंबकम है वाले। अरे तुम अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा नफरत है, तुम दुनिया को अपना परिवार मांग रहे, तो अपने परिवार को तो परिवार समझते ही नहीं हो। तो बड़ा ही कंट्राडिक्टरी इनका जी है। इनका ये जो बोले उसका कोई मतलब नहीं, जो करें वो बोलते नहीं है। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। पता नहीं किस तरह के लोग हैं दुनिया में, शायद ऐसी जगह इस तरह के लोग, इस तरह के सुनते नहीं होंगे। भले ISIS वाले हैं, कम से कम खुला तो दुश्मन है। सीरिया में लड़ रहे, सीधी तो बात करते हैं कि गोली मार देंगे। इनका तो कोई साहब पता ही नहीं है। जी, आप मनुवाद की बात कर रहे थे, और मनुवाद पे अभी कर्नाटक में चुनाव हुए, और एक वहाँ बड़े प्रख्यात लेखक हैं देवनूरू महादेवा। उनकी एक किताब आई RSS पर, वो किताब लाखों बिक गई। वो आंदोलन की तरह वो किताब बिकी। मतलब लोगों ने जन्मदिन पे और गृह प्रवेश में उस किताबों के बंडल गिफ्ट किए एक दूसरे को। ऐसा कम देखा जाता है उत्तर भारत में इस मनुवाद के खिलाफ। या जब आप सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करते हैं तो राजनीतिक लोग, देखिए बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं, एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं, पत्रकार भी, हम लोग भी बात करते हैं मनुवाद की, लेकिन राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोग मनुवाद को उस तरीके से, या कास्ट जातिवाद को उस तरीके से काउंटर नहीं करते समाज में जब वो जाते हैं जनता के बीच में। तो जनता एजुकेट कैसे होगी? नहीं, देखिए राजनीति से यथास्थित बात बढ़ा है। हुआ क्या कि जैसे एक मॉडल काशीराम जी ने तैयार किया, और मैं ये कहूं कि काशीराम जी से ज्यादा जातिवाद बढ़ाने वाला कोई नहीं हुआ। उसके बाद बीजेपी बढ़ा रही। बीजेपी की आइडियोलॉजी तो हजारों वर्ष से। काशीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी। फिर उन्होंने जातियों का समीकरण बनाया, तुम अपनी जाति को जाके ठीक करो, तुम अपनी जाति को इकट्ठा करो, अपने जाति। अब लोगों में चस्का लग गया, ये तो बड़ा आसान है यार, बिजली पानी की लड़ाई लड़ना नहीं, डंडा खाने की जरूरत नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करने का कोई मतलब नहीं है, कौन जेल जाए, कौन गांव गांव घूमे। चलो एक काम सबसे अच्छा है कि अपनी जाति को इकट्ठा करते। फिर उसमें क्या भड़का दिया ये राजभर ने। क्या राजभर को मैंने खुद सुना है, वो जाटो चमार के खिलाफ बोलते हैं। अब जाति अपने आप इकट्ठा हो जाए। जहां एक जाति का नेता दूसरे जाति के खिलाफ बोला, बिना मेहनत को उसके साथ, उसके पीछे उसकी जाति जुड़ जाती है भावनात्मक। तो नेताओं ने जाति को मजबूत किया है, और जाति इकट्ठा करके MP MLA आसानी से बनाया जा सकता है, गारंटी भी है। बाकी की कोई गारंटी नहीं, डेवलपमेंट की गारंटी नहीं, विकास करने की कोई गारंटी नहीं, इसकी गारंटी है। आप डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि जाति अपने आदमी के हर दुर्गुण को भी नहीं उस भाव से दृष्टि से देखती है। उसकी हर बात उसके लिए मान्य है, आज से नहीं हजारों वर्ष।
जाति का आदमी में खराबी नहीं दिखती, और खास तौर से एक जात दूसरे। उत्तर प्रदेश में जैसे हरियाणा में ए और बी हो गया, वहां वाल्मीकि और चमार वर्सेस हो गया। अब आंध्रा में और तेलंगाना में मालाबादी का है, और महाराष्ट्र में मातंग और महार का है। तो ये जातिवाद को और अब मजबूत किया जाने लगा। काशीराम जी ने तो कहा, एक बार 98 में कोलालमपुर में पहला दलित सम्मेलन हुआ, जिसमें काशीराम जी भी गए थे। मैं उस समय शुरुआत ही कर रहा था, रामविलास पासवान जी, फूलन देवी जी भी थी। तो काशीराम जी ने बयान दिया था, मैं भारत में इतना जातिवाद खड़ा कर दूंगा, इतने जातियों का संगठन खड़ा करूंगा कि मनुवादी चिल्लाने लगेंगे। इसमें दम तो है। अगर मान लीजिए सब लोग अपने जाति को इकट्ठा कर लें भागीदारी के लिए। हाँ, काशीराम जी सम्मान और भागीदारी के लिए कहा था उन्होंने, लेकिन मायावती जो जातिवाद पर उतर गई। काशीराम जी का एक नेक इरादा था। अब वो स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि उन्होंने खुद कहा था कि जातियों का संगठन इतना खड़ा करेंगे कि ब्राह्मण या सवर्ण चिल्लाने लगेंगे। अब वो जाति, अब सभी, चाहे कुशवाहा है अपनी जाति को नेता बन गया, कोरी है अपना, और कुर्मी है अपना। तो ये नेताओं ने, उत्तर भारत में नेताओं ने जाति व्यवस्था को और मजबूत किया है अपने निजी हित में, परिवार के हित में। एक निषाद है, पार्टी है निषाद की, वो, और 3-4 मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो छत्रप पार्टियां उत्तर प्रदेश में, बाप बेटे की पार्टी है। और क्या करते हैं कि मान लो 10 टिकट का 12 टिकट का बार्गेनिंग किया एमएलए का, तो बाकी भी जो कैंडिडेट होता है वो भी बीजेपी का होता है। बीजेपी कह देते कि जाओ भाई पैसा देकर के टिकट ले लो, यानी वो बाप बेटे का। तो जाति इतना आसान है कि कितनी भी आप गलती करें, भ्रष्टाचार करें, कितना भी दुर्गुण आपके अंदर हो, जाति आपका साथ देती है। देखिए, लेकिन उसमें उदित राज जी एक दूसरी और बात क्या भी है, आती है। वो पार्टियां नाम तो लेती हैं जाति का, भला करते अपने परिवार का और बीजेपी का। तो ये देखने को मिला है। तो राजनीतिक लोग पहले नहीं, 80-90 के बाद में शुरू हुआ है, पहले ज्यादा वो तो जब चेतना आई है, उसके बाद मंडल कमीशन के बाद एक चेतना आई है, उसके बाद हुआ ये प्रक्रिया। लेकिन देखिए, दूसरा पहलू उसका ये है कि बड़ी पार्टियों ने, कांग्रेस ने या दूसरी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने, या जो जनता पार्टी, जनता दल, ये सब छोटी क्षेत्रीय पार्टियां बनने के पहले की बात और अभी की भी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। अगर उनके यहाँ रिप्रेजेंटेशन होता तो ये पार्टियां क्यों बनती? सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए सबकी? प्रशांत जी, आपने बात सही किया। मैं सफाई का कैडर था और खूब जम के काम करता था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। लेकिन उस समय भी मुझे लोग कहते, क्यों यहाँ पर हो भाई? पोलिट ब्यूरो में, सीपीएम के पोलिट ब्यूरो के 9 मेंबर थे और 9 के 9 एक जाति के थे। तो कम्युनिस्टों ने जाति विमर्श के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले वही लोग हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले वही लोग हैं। लेकिन जाति को ध्यान उन्होंने नहीं दिया। और ये जो जातिवादी संगठन है, इससे कुछ बेनिफिट भी जाति को मिलता है। ये नहीं कह रहा हूं कि नेगेटिव ही है सब कुछ। जो जाति के संगठन खड़े किए जा रहे हैं वो भागीदारी के नाम से, महत्वाकांक्षा तो पैदा होती है। जो रीजनल पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश में और जगहों पर, या काशीराम जी ने जो भी किया, तो सोच कहा कि ये जातियां जागे, अपने हक मांगे। तो इसके एक पॉजिटिव भी बातें हैं। लेकिन अगर इस बात को कांग्रेस ने और कम्युनिस्ट पार्टी, पहले 2 ही पार्टियां होती थी मेनली, अगर इस विमर्श को उन्होंने संबोधित कर दिया होता तो शायद आज जरूरत तो पड़ती, बीजेपी वगैरह न पैदा हो पाते।
या जी। और रीजनल पार्टियां ना लेकिन पैदा हो जाए। अब क्या कांग्रेस में, क्योंकि अब जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, महिला आरक्षण बिल कांग्रेस का ही ड्राफ्ट किया हुआ बिल, जिसमें अब खुद कांग्रेस ने परिवर्तन करा और ओबीसी का उसमें जगह बनाई, तो अब क्या कांग्रेस के भीतर ये बातें हो रही हैं कि रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए? संगठन में तो पहले दें, सरकार तो जब आएगी तब आएगी। संगठन में देना शुरू किया है, लेकिन बड़े ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। जी। और एक जितने आखिरी ड्रास्टिक, सवाल आपसे। अच्छा होता क्या है, जी जी। बड़ी पार्टियों में जगह तो दे देते हैं, लेकिन ऐसे आदमी को खोजेंगे जो खड़गे जी ने कहा संसद में कि मरा होगा, जुबान नहीं उसकी खुलेगी, वो टोकेनिज्म है। खड़गे जी ने संसद में कहा था कि हर पार्टी SC ST OBC के ऐसे आदमी को टिकट देती है जिसको जो उसकी जुबान न हो। तो मान लो कांग्रेस ने कोटा भर भी दिया, अगर बेजुबान वाले लोग हैं जिनके पीछे जनता नहीं है तो भी फायदा नहीं मिलने वाला है। जी। डॉक्टर उदित राज, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, MP भी रहे हैं, लेख भी लिखते हैं अखबारों में, यानी राजनेता के अलावा और भी कई सारी हैट्स आप पहनते हैं। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आपकी क्या है 2024 के बारे में? क्या होने जा रहा है? देखिए, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, वोट बैंक इसके पास ज्यादा है, जनता इसके पास ज्यादा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि खास तौर से कांग्रेस की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, होगी, बशर्ते जो सोशल जस्टिस की बात उठाई है, बिना देरी के उस समाज के जो इन समाजों के लोगों को पार्टी में लेकर के इनको काम पे जमीन पे लगा देना चाहिए। मोदी धड़ाम से गिर जाएंगे, एक तो ये करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो डेड वुड है, जो रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है। आज बीजेपी क्यों मजबूत हुई? शांता कुमार, या आप कहिए, एक ही नहीं, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, एक क्या कितने नेता में, उमा भारती, कितने नेता हैं जिनको घर बैठा दिया। मैं मतलब नहीं चाहता कांग्रेस। कि वो पार्टी में हो, लेकिन उनको जगह दिया जो जिनके पीछे वोट है। नेता भले नहीं बनाया, या लेकिन MLA MP बना लिया। जहां गुजर है तो गुजर को महत्व दे दिया, जाट है तो जाट है, धोबी है तो धोबी है, खटीक है तो खटीक है, पासी है। अब यहाँ पर क्या है, ये मोदी के आने के बाद में वो बीजेपी रही ही नहीं। अब जो 3 चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आनंदीबेन वगैरह और सारे नेता, कहीं कोई दिखाई पड़ रहा है जो पहले के नेता 10 साल पहले हुआ करते थे? दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे। इन्होंने ऐसे लोगों को रिक्रूट किया पार्टी में जो अपने जाति का वोट लेके आए और ऐड करा लिया इन्होंने। एक तरह से कहा जाए ओबीसी करण कर लिया। एक तरह से कहा जाए कि मंडल में कमंडल को अंदर डाल लिया। अब कमंडल को राहुल जी या कांग्रेस निकालने की कोशिश कर रहा, लालू जी निकाले, अखिलेश जी निकाले, नीतीश जी निकाले, पिछड़ों के कमंडल को मंडल के अंदर जो घुसा है, कमंडल के अंदर जो मंडल घुसा है, मंडल को निकालना पड़ेगा और कांग्रेस भी निकालेगी। तो आज यह है कि फ्रेश लोगों से, अब ये क्या होता, फ्रेश लोगों को दे देते। एक उदाहरण मैं देखूंगा, एक कितने मास्टर हैं चुनाव। 2017 में दिल्ली का चुनाव हो रहा था, कारपोरेशन का।
कारपोरेशन में बीजेपी के जितने कारपोरेटर थे महालूट मचा रखा था और जनता बड़ी इनसे नाराज थी। इन्होंने क्या चालाकी किया जनता को मूर्ख बनाने के लिए। देखो मोदी जी तो बेईमानों को बर्दाश्त करते नहीं है, अब इन सब का टिकट काट रहे हैं और सारे नए दिया और जनता मूर्ख बनी। अरे मोदी जी तो बड़े अच्छे और नए ज्यादा लुटेरे निकल गए। ये ऐसा करते तो इंडिया गठबंधन तो चुनाव जीता पड़ा हो, कांग्रेस बहुत आगे माइलेज ले सकती है। आज के समय माहौल है, भारत जोड़ो यात्रा का भी बड़ा माहौल है, बशर्ते उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। ये है मेरी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। आपकी जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है कि पार्टी तुरंत जो सोशल जस्टिस वाले प्लैंक पे अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेताओं को आगे बढ़ाए जो हाशिए के समाज के नेता हैं, तो वो ये बात आप पार्टी के अंदर भी कह रहे हैं? कहते हैं, और एक बात नहीं, जिनके पीछे लोग हों जो लड़ने को तैयार है, जी, जिनको उनका समाज नेता मानता है, ये नहीं कि कांग्रेस नेता मानी, जी, उनके समाज नेता मानेगा तभी तो आएगा, खींच करके वोट लेकर के आएगा। ये नहीं कि जिसको वो पसंद करते हो। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि बात लंबी हो गई है और किसी वक्त और बाकी बचे मुद्दों में बात करेंगे। दिल्ली से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, चुनाव लड़ेंगे दिल्ली का? बिल्कुल दिल्ली लड़े, से ही? बिल्कुल लड़े। तो दिल्ली में अभी सीटों का गठबंधन का मामला फंसेगा। आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे थी। तो क्या रहेगा, क्लेम क्या रहेगा? देखिए, गठबंधन हो तो और नहीं हो तो मैं एक सीट का मैं कह सकता हूँ, मेरी जो लोकसभा है मैंने कभी छोड़ा नहीं। मुझे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आम जनता भी वोट देगी। मैं किसी परिस्थिति में अपनी सीट निकाल सकता हूँ, न गठबंधन हुआ तो भी बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। वहां हमारे लोकसभा में जाके जनता से पूछे, कार्यकर्ता तो क्या बताएंगे। और जब गठबंधन होगा तो दूसरी परिस्थिति होगी। जी, डॉक्टर उदित राज, आपने समय एक निकाला, बात बहुत मैं बहुत और कहना शुक्रिया। हाँ, चाहूंगा बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ कि जो विशेष सत्र बुलाया गया था, जी, इसके पीछे कुछ मकसद और था, जो कि महिला बिल के लिए नहीं बुलाया जाना था। वो तो 10 साल बाद लागू होना था, वो तो जी, विंटर में भी पास करा सकते थे। जी, कुछ बड़ा षड्यंत्र, बड़ा खतरनाक चीज करने वाले थे। इस समय इस देश को क्या जरूरत है, एक सिविल मूवमेंट चलना चाहिए। सिविल सोसाइटी क्या होता है, पार्टियों के बैनर के नीचे नहीं आती। जैसे बीजेपी ने कराया था 2012-13 में, कि अपने बैनर के नीचे नहीं कराया था, अन्ना बल्कि अन्ना आंदोलन की बात आप कर रहे हैं? करा करके डिस्क्रेडिट कर दिया था कांग्रेस को। हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, हमारी खुद की ताकत है, आप जानते हो। इसलिए 5 नवंबर को रामलीला मैदान में संविधान बचाने के लिए सारे सिविल सोसाइटी से हमने अपील किया है। पार्टी से हमने मदद नहीं मांगी है, मैं बता दे रहा हूँ। पार्टी बैकअप करे अलग बात है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन 2-3 चीजों को अगर हम देख लें। एक तो 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने कहा कि ये संविधान नकारा है, इसको बदलने की जरूरत है, और ये बदल देंगे।
और उसके बाद में एक राष्ट्र एक चुनाव में आप जानते हैं क्या है, लोकल जारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, महंगाई आसमान पर छुएगी और ये छोटे मोटे दल गायब हो जाएंगे। संविधान बचाना इस समय बहुत जरूरी है, इसलिए समस्त सिविल सोसाइटी के संगठनों के माध्यम से एक अपील किया है। और राजू रंजन जी को भी, आप सबको मैं, ये सबका है, मेरा कोई अपना ये नहीं, इस समय एक सिविल मूवमेंट भारत की जरूरत है। तो 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा सिविल मूवमेंट करने का रैली कर रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाना इस समय, डेमोक्रेसी बचाना बहुत जरूरी है। अगर ये दोबारा लौट के आते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, ये रिकॉर्ड के लिए अभी रख लिया जाए, फिर इस देश में भूल जाना कि विपक्ष होगा। अरे जब बीजेपी के नेताओं को मार दिया तो बाहर के लोगों को क्या मारना मुश्किल है? जितने नेता हैं सबको मारा जा रहा है। वो मतलब है कि ये इस समय पूरी तरह से डिक्टेटरशिप है देश में, और एक पार्टी सिस्टम हो जाएगा और देश में जितना बलिदान के द्वारा डेमोक्रेसी अभी तक मिली है सब खत्म हो जाएगा। तो मैं अपील करता हूं कि लोग डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए खड़े हों, और राजनीतिक पार्टियां जिनकी बड़ी ताकत होती है वो भी खड़ी हों, क्योंकि बगैर राजनीतिक पार्टी, देखिए सिविल सोसाइटी की अपनी सीमाएं हैं, पत्रकारिता की भी अपनी सीमाएं, राजनीतिक पार्टी का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, संसाधन होते हैं, गांव तहसील से ब्लॉक से लेकर जिला और राज्य मुख्यालयों में दफ्तर होते हैं, नेता होते हैं। तो राजनीतिक पार्टी अगर कोई एक बड़ा आंदोलन चलाती है तो उसका असर होता है। तो खैर उदित राज जी, आपने समय निकाला और बड़ी बात आप कर रहे हैं कि संविधान को खतरा है, और हम देख रहे हैं संविधान को खतरा है। और वैसे ही नहीं लेख आ जाते हैं, पीछे की बड़ी सोच होती है। और संविधान बिना खत्म किए भी संविधान बचा कितना है, मतलब अगर ये भी बात है, अगर ये ट्वीट लिखने पर, कोई सोशल मीडिया पे कुछ कहने पर कोई पत्रकार गिरफ्तार हो जाए, एजेंसियां जो है वो पीछे लगी रहे लोकतांत्रिक पार्टियों के, तो संविधान कैसे बचेगा? मतलब अगर रमेश बिधूड़ी दानिश अली को खुलेआम गालियां और नफरत भरे शब्द करेंगे और स्पीकर कुछ फैसला नहीं करेगा, तो संविधान है तो एक किताब की तरह है, फिर संविधान एक्शन में नहीं है। तो खैर ये जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है कि वो लड़े और संविधान को बचाएं। और आपकी 5 नवंबर की रैली के लिए शुभकामनाएं, और संभव हुआ तो जरूर कवरेज करेंगे। नहीं, हम मिलते रहेंगे आपसे, और बड़ा धन्यवाद करता हूँ। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया को करीब करीब मैं मना ही कर देता हूँ। जी बिल्कुल मना कर। जो डिबेट होता है शाम को, मुर्गे लड़ाए जाते हैं, तो मुझे बड़ा खुशी होगी कि आप हमसे मिलते रहें जी, इस जी, टास्क के ऊपर। बिल्कुल।